नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में जोधपुर के या मारवाड़ के राठौड़ वंश की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें लास्ट सेशन में हमने जो है वो 2 सेशन इस मारवाड़ वंश के जो है वो कर लिए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं राव चंद्रसेन और उनके आगे के जो शासक हुए हैं उनकी। राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 दोनों के लिए ही इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं और इतिहास में जो सबसे बड़े टॉपिक हैं वो यही है आपके राजस्थान के राजवंश। राजस्थान का राजवंश होने के बाद आपके फिर कोई टॉपिक जो है वो बड़े नहीं है। फिर बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो एक एक दिन के हैं, तो इसी महीने में हम जो है इनको कवर कर लेंगे। टारगेट है कि दीपावली से पहले पहले अपन राजवंश पूरा कर ले और फिर दीपावली के बाद जो 2-4 दिन बचेंगे उनमें अपन जो है वो क्या कर लेंगे, बाकी टॉपिक कर लेंगे। बाकी कला संस्कृति की क्लास आपकी डेली 12 बजे हो ही रही है और इतिहास की क्लास ये चल ही रही है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। जगदीश जी स्वागत आपका, राजेश जी, जया सैनी जी, अक्षय, सुलोचना, पूनम, बसंती, रोशन, अनिल राणा, सतीश मीना, अनवर अली और पिंकी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? पूर्ण सिंह जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? सुनील जी स्वागत आपका, कैसे हैं? दयाली कुमारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं लास्ट जहां से छोड़ा था वहीं से। और ये जो सेशन है ये आपका 16 नंबर सेशन है। इससे पहले जो है इतिहास के 15 सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने चौहान वंश, गोहिल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा जो है वो कर ली है। ठीक है, अब देखिए राठौड़ वंश की चर्चा हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमने कितना पढ़ लिया है। राठौड़ वंश के अंदर लास्ट सेशन में हमने जो है वो मालदेव तक पढ़ लिया था। ठीक है, और हाँ मालदेव तक पढ़ लिया था। मालदेव को हिंदू राजा कहा जाता है या हिंदू बादशाह कहा जाता है, ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। इसके बाद देखिए मालदेव के बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन है। मालदेव के बाद जो शासक बने हैं वो कौन है? जितने भी बच्चे लाइव हैं प्रयत्न करें कि आप जो है वो नोट्स लिखें अपने रजिस्टर में ताकि आपको जो है वो सारी चीजें याद हो। ठीक है, लिखने का जरूर प्रयत्न करना आप। अब देखिए राव मालदेव के बाद जो है वो शासक बनते हैं चंद्रसेन। और चंद्रसेन आपको पता है कैसे शासक बनते हैं। अब जनरली जैसे हम राजवंश पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि शासक हमेशा जो बड़ा पुत्र है वो बनता है, लेकिन कभी कभी जो राजा लोग होते हैं वो अपनी रानियों के मोह में आकर और उनके कहना मानकर जो है वो अपने बड़े पुत्रों के स्थान पर छोटे पुत्रों को शासक बना देते हैं। जैसे मेवाड़ में हमने देखा कि बड़ा पुत्र था कौन, महाराणा प्रताप, लेकिन शासक बना दिया था महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को, जिसे महाराणा प्रताप को काफी ज्यादा जो है नाराजगी हुई। यहां जोधपुर में भी क्या हुआ, जोधपुर के अंदर राव जो मालदेव है, मालदेव के बड़े पुत्र हैं राम और उदय सिंह। राम सबसे बड़ा पुत्र, 2 नंबर पर उदय सिंह और 3 नंबर पर है चंद्रसेन। लेकिन यहां पर मालदेव अपनी एक रानी है और उस रानी का नाम है झाला रानी स्वरूप दे। क्या नाम है? झाला रानी स्वरूप दे है। झाला रानी स्वरूप दे नई नई रानी थी तो उसने कहा मालदेव से कि मालदेव जी सुनो, नी राम ने और उदय ने दिखा शासक ना बड़े मेले बेटे ने बनाओ चंद्रसेन ने। और उदय सिंह ने अपनी रानी की बात मानी और क्या करा, चंद्रसेन को शासक बना दिया। अब इन घटनाओं से क्या होता है, इन घटनाओं का हुआ क्या कि जैसे ही चंद्रसेन शासक बना, जबकि बनना चाहिए था राम को, तो राम और उदय सिंह कहां चले गए? अकबर की शरण में चले गए और राजस्थान में जो है अकबर का आधिपत्य जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो इस तरीके का जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतिहास है तो हम पढ़ रहे हैं। कैसे हैं आप?
अफसाना पूनिया जी, स्वागत आपका। चीजें समझ में आ रही है आपको अफसाना जी? और कमलेश जी, आप कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो लिखिए, राव चंद्रसेन शासनकाल 1562 से लेकर और 1581 तक। राव चंद्रसेन, इनका जो शासनकाल रहा है, चंद्रसेन का, राव चंद्रसेन का जो शासनकाल रहा है वो 1562 से लेकर और 1581 तक रहा है। ठीक है, देखिए चंद्रसेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। चंद्रसेन को जो है वो भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है ना? तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखिए, चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। पिता जो इनके हैं वो कौन है? मालदेव है। इनकी जो माता है वो कौन है? झाला रानी स्वरूप। ठीक है, अब देखिए मालदेव जो है, मालदेव के जो पुत्र हैं वो कितने हैं? मालदेव के अभी योग्य पुत्रों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पुत्र है राम, बड़ा पुत्र। इसके बाद है उदय सिंह। उदय सिंह को आगे इतिहास में हम मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानेंगे। पहला बेटा राम, दूसरा बेटा उदय सिंह और तीसरा है राव चंद्रसेन। अब देखिए, शासक तो बनना था राम को। राम बेचारा वेट कर रहा था कि मैं मेरे पिता के बाद शासक बनूंगा, लेकिन लेकिन यहीं लिख दीजिए, मालदेव मालदेव रानी स्वरूप दे के कहने पर, मालदेव रानी स्वरूप दे के कहने पर चंद्रसेन को मारवाड़ का या जोधपुर का राजा बना किया। और इस बात से नाराज हो जाते हैं कौन? राम और उदय नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले, शरण में। इसके ठीक विपरीत क्या हुआ? इसके ठीक विपरीत हुआ मेवाड़ में, जहां बड़ा पुत्र तो कौन था? महाराणा प्रताप था, लेकिन वहां पर राणा उदय सिंह अपनी रानी के कहे में आकर और अपने छोटे पुत्र जगमाल को शासक बना दिया। लेकिन छोटे पुत्र जगमाल को शासक बनाने के बावजूद भी महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। उन्होंने संघर्ष किया और जो मेवाड़ के जो सामंत थे, उन सामंतों ने जो है वो इस बात को समझा और सबने विरोध किया और क्या किया? महाराणा प्रताप को फिर से शासक घोषित किया। इसके बाद देखिए क्या होता है। राव चंद्रसेन शासक बनते ही इन्होंने एक कार्य किया कि इनके दरबार में एक जो था वो एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को उनकी कोई गलती हो जाती है, ठीक है, और गलती की उनको सजा दे देता है, ये मौत की सजा। क्या दे देता है? मौत की सजा दे देता है। इस बात से नाराज होकर, इस बात से नाराज होकर जो सामंत लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और राव चंद्रसेन का विरोध करते हैं।
और राव चंद्रसेन का विरोध करने के लिए उन्होंने उदय सिंह, जो कि इनका भाई है ना, ये उदय सिंह जो राव चंद्रसेन का बड़ा भाई है, उदय सिंह जो कि अकबर की शरण में गया है, उदय सिंह को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि आपका भाई चंद्रसेन जो है इस प्रकार से मृत्युदंड दिया है हमारे एक सैनिक को, और इसके विरोध में फिर क्या आते हैं, उदय सिंह एक सेना का गठन करते हैं और उदय सिंह और राव चंद्रसेन के मध्य एक युद्ध होता है। और इस युद्ध को क्या कहा गया है इतिहास में, लोहावट का युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है, लोहावट का युद्ध कहा गया है। इस बात को लिखने से पहले एक और मोस्ट बात लिखेंगे आप कि 23 मार्च 1560 में जो मेवाड़ के उदय सिंह है, उनकी एक पुत्री है, महाराणा प्रताप की बहन है, जिसका नाम क्या है, सूरजदे। सूरजदे से जो है वो विवाह हो जाता है किसका, राव चंद्रसेन का। तो लिखिए 1560 में, 23 मार्च 1560 में, मोस्ट बात है लिखना, 23 मार्च 1560 को मेवाड़ के उदय सिंह की पुत्री सूरजदे से राव चंद्रसेन का विवाह हो जाता है, विवाह हुआ। तो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन जो है वो क्या हो गए, जीजा साले हो गए, है ना, जीजा साले हो गए कि नहीं हो गए, ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद जो है वो शासक बनते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन शासक कब बने हैं, राव चंद्रसेन जो है 31 दिसंबर 1562 को शासक बने हैं। 31 दिसंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन शासक बना। और शासक बनते ही इसके सामने पहला युद्ध होता है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, लोहावट का युद्ध होता है। देखो सबसे पहले युद्ध होता है लोहावट का युद्ध 1563 में। लोहावट का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। कब हुआ, 1563 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ लोहावट का युद्ध, ये हुआ राव चंद्रसेन और भाई उदय सिंह। इसको कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हो, मोटा राजा उदय सिंह। इनके मध्य जो है वो क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है वो राव चंद्रसेन विजय हो जाते हैं और ये उदय सिंह जो है वो घायल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो। इसके बाद जो है वो उदय सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो गया, किससे, अपने भाई चंद्रसेन से। और नाराज होकर अकबर के पास गया और अकबर को कहा कि मैं युद्ध हार गया हूं, अब आप अपनी सेना भेजो मेरे साथ। और अकबर ने फिर अपनी सेना भेजी और जोधपुर पर आक्रमण किया। ठीक है, 1564 में। ठीक है, 1564 में अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब देखो भाई भाई को ही देखो किस तरीके से हम अपना ही विखंडन कर रहे हैं, अपना ही हानि कर रहे हैं। ठीक है, 1564 को जो है अकबर ने आक्रमण किया और जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और
चंद्रसेन जो है वो कहां चले जाते हैं, भारदाजून चले जाते हैं यहां से, ठीक है। चंद्रसेन चंद्रसेन बचकर कहां चले जाते हैं, भारदाजून, भारदाजून चले गए। और इस जोधपुर दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, जोधपुर दुर्ग पर जो अधिकार हो जाता है वो हो जाता है हुसैन कुलिंग खां का। हुसैन कुलिंग खां कौन है, अकबर का सेनापति। जोधपुर का शासन हुसैन कुलिंग खां, हुसैन कुली खां को दे, शासन कुलिंग खां, शासक, शासक कर दो, हुसैन कुलिंग खां बना। अब जोधपुर पर शासन किसका स्थापित हो गया है, अकबर का शासन स्थापित हो गया है और उसका एक सेनापति है हुसैन कुलिंग खां, वो यहाँ का क्या बन गया है, शासक बन गया है। और राव चंद्रसेन जो है वो, भारदाजून कहाँ है, लिख लो, जालोर में है ये, भारदाजून जालोर, भारदाजून नामक स्थान है जालोर में, वहां पर ये जाके शरण लेता है। देखिए अब स्थिति कैसी हो चुकी है, राव चंद्रसेन की स्थिति बहुत ही विकट है, जोधपुर वो हार चुका है। अब जोधपुर के पास ही एक स्थान है पोखरण। अब देखो क्या होता है, पोखरण पर जो है वो किसने आक्रमण कर दिया, पोखरण पर इससे पहले एक दो चीजें और लिखते हैं, फिर आगे पोखरण की चर्चा करेंगे, ठीक है। पंद्रह सौ सत्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। राव हैप्पी यादव कह रहे हैं कि सर मैं बर्बाद हो गया। पहले तो कोई बर्बाद नहीं होता है, अटेंशन मत लो आप। 138 नंबर थे लेवल 1 में, शामिल नहीं किए गए। 200 रुपये फॉर्म व 27,000 वकील के नाम के लिए। अब क्या करूं, मुझे तुम्हारी घटना का पता नहीं है कि क्यों आपको शामिल नहीं किया गया, क्यों आपको शामिल नहीं किया गया मुझे पता नहीं है। तो जब भी आपके पास समय हो मुझे कॉल करना, फिर अपनी बात बताना, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब क्यों शामिल नहीं किया गया ये तो कारण जरूरी है ना, हमें क्या पता आपको क्यों शामिल नहीं किया गया। राज्य उपभोक्ता मंच की जो सुनवाई है वो कौन करता है, तो राज्य उपभोक्ता मंच जो होता है उसका जो मुख्य वकील होता है वही करता है, जिसमें जनरली रिटायर्ड जो होते हैं जज होते हैं, तो राज्य उपभोक्ता मंच में वही सुनवाई करते हैं। जिला उपभोक्ता मंच में जिला उपभोक्ता मंच का जो जज होता है वो सुनवाई करता है, वो भी जो है वो जिला स्तर का एक रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, ठीक है। अब देखो, लिखो नागौर दरबार। नागौर दरबार कब हुआ, 1570 में। नागौर दरबार 1570 में, 1570 में नागौर दरबार हुआ और यह कहा गया, किसने किया, अकबर ने। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मुख्य भूमिका जो थी इसमें आमेर के शासकों की थी, ठीक है, आमेर के शासकों की इसमें मुख्य भूमिका थी। अब देखिए नागौर दरबार जो 1570 में हुआ, इसमें यह कहा गया कि ये जो नागौर दरबार है वो अकाल राहत के लिए है। क्या कहा गया इसमें, यानी नाम तो यह दिया गया अकाल राहत के लिए है, लेकिन वास्तविकता क्या थी इसकी, वास्तविकता यह थी कि नागौर दरबार राजस्थान के
राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना। नागौर दरबार राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था, है ना। राजपूत शासकों को अकबर की नागौर दरबार लिखो यहां पर, नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य, ऐसे लिख दो, नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। और अकबर ने दिखावे के लिए क्या किया, अपने सैनिकों को कहा कि एक तालाब खोदो आप, और नागौर में एक तालाब जो है वो, जिसका नाम क्या रखा गया, शुक्र तालाब। शुक्र तालाब का जो है वो निर्माण भी करवाया दिखावे के लिए, शुक्र तालाब का निर्माण। इतने समय से आवाज नहीं आ रही है, 1-2 मिनट हो गए क्या आवाज नहीं आते हुए। फिर से बता देता हूं जो बात हमने समझी है उसको। सॉरी, सेल खत्म हो गए थे माइक के, इसलिए आपको आवाज आनी बंद हो गई थी। दूसरे सेल डाल दिए गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अकबर ने किया, मुख्य उद्देश्य दिखावे के लिए, अकाल राहत के लिए ये जो है दरबार आयोजित किया गया था। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो था वो नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राजपूत शासकों को
अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना था। और इस नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राज भाटी और उदय सिंह जो भाई है रावचंद्र सेन के, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। रावचंद्र सेन भी नागौर दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन नागौर दरबार में रावचंद्र सेन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है वो उदय सिंह की हिमायती ले रहा है। 3 मिनट 18 सेकंड हो गई। अच्छा सॉरी सॉरी जी सॉरी, खेद प्रकट करते हैं, सॉरी। तो रावचंद्र सेन ने देखा कि अकबर उदय सिंह का पक्ष ज्यादा ले रहा है और इस बात से नाराज होकर रावचंद्र सेन जो है वो नागौर दरबार के बीच से ही आ जाते हैं और नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और पूरा जीवन भर ये जो है वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं अकबर का मुकाबला करते हुए। अब देखिएगा यहां पर स्थिति थोड़ी और जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, विकट होनी शुरू हो जाती है। अब जब रावचंद्र सेन जो है वो वहां से चले जाते हैं तो अकबर उनसे और ज्यादा नाराज हो जाता है। इधर अकबर और ज्यादा नाराज हो गए और इधर जो है जैसलमेर का जो शासक जो कि राव हर्राज है, सॉरी हर्राज भाटी है, उसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने क्या किया, जैसलमेर के हर्राज भाटी ने क्या किया, 1575 में, देखिए 1575 में 1575 में जैसलमेर के शासक हर्राज भाटी ने पोकरण पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया और राव चंद्रसेन रावचंद्र सेन से 1 लाख 1 लाख जो है वो क्या है, 1 लाख फदिये, फदिये यहां पर कोई करेंसी थी, 1 लाख फदिये में पोकरण खरीद लिया। हुआ क्या था कि जैसलमेर के हर्राज भाटी ने कहा कि देखो रावचंद्र सेन, सीधी सीधी बात है, 1 लाख रुपए दूंगा तुम्हें, 1 लाख फदिये, 1 लाख फदिये में तुम्हें चाहिए तो पोकरण दे दो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि युद्ध करना है तो मैं इसको जीत लूंगा। अब इस समय रावचंद्र सेन की स्थिति ऐसी थी नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया था, मुगलों का अधिकार हो गया था और रावचंद्र सेन भटका भटका फिर रहा था। और ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में 1 लाख रुपए में पोकरण जो है वो 1 लाख फदिये में पोकरण किसको बेच देते हैं, जैसलमेर के हर्राज भाटी को बेच देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना आप। और इसके बाद 11 जनवरी 1581 में सारण की पहाड़ी पाली में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 11 जनवरी 1581 में, 11 जनवरी 1581 में सारण की पहाड़ी या सारण की पहाड़ियां कहाँ हैं, पाली में मृत्यु हो जाती है इनकी, रावचंद्र सेन। और इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो मुगलों से संघर्ष करते हुए बिताया है। इसके बाद इनकी उपाधियों की चर्चा करते हैं तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जो है वो कहा जाता था। उपाधियां, क्या क्या उपाधियां दी गई थी इनको, मारवाड़ का प्रताप और
मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, यानी इतिहास में इनको ज्यादा याद नहीं किया गया। जितनी प्रसिद्धि महाराणा प्रताप को मिली उतनी उनसे बहुत कम प्रसिद्धि इनको मिली। हम जनरली महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे से याद करते हैं, लेकिन इनको हम याद नहीं कर पाते, इसीलिए इन्हें भूला बिसरा राजा जो है वो कहा गया और महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा गया। प्रताप का अग्रगामी, ये तीन उपाधियां जो है इनके पास रही है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इसके बाद जो है वो 1581 से लेकर और 1583 तक, 1581 से 1583 तक 3 साल तक जो है वो क्या रहता है? खालसा रहता है। जोधपुर में खालसा, खालसा क्या होता है? मुगल शासन। 1581 से 1583 तक जोधपुर मुगल खालसा, खालसा रहता है। यानी जोधपुर पर किसका अधिकार रहता है? 1581 से 83 तक मुगलों का अधिकार रहता है, मुगल ही इस पे शासन करते हैं। और इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो क्या होता है, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया और 1583 से 1595 तक। कौन नेक्स्ट शासक कौन बनता है? मोटा राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप का बड़ा भाई है, शासक बनता है 1583 से और 1583 से लेकर ये शासक रहता है 1595 तक, 1595 तक। अच्छा, इसने शासक बनते ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया मुगलों से। तो राजस्थान के जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह है प्रथम शासक। ठीक है, उदय सिंह ने जो है वो क्या कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली है। ठीक है, अब देखो अधीनता स्वीकार करने वाला पहला, मारवाड़ का पहला राजा, लिख ही लो, भूल जाओगे वरना बाद में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर, या मारवाड़ भी लिख सकते हो आप, मारवाड़ का प्रथम शासक। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह है। इसके बाद इसने अपनी पुत्री मानी बाई, जिसे जोधाबाई भी कहा गया है, पुत्री मानी बाई जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई का विवाह किससे करवा दिया? बताओ कमेंट में। मानी बाई का जो विवाह है इन्होंने जहांगीर से करवा दिया। किससे करवा दिया? जहांगीर से। और मानी बाई को उपाधि दी गई जगत गुसाई की। मानी बाई को आगे चलकर मुगलों ने क्या कहा? जगत गुसाई। जगत गुसाई की इसको जो है वो उपाधि दी गई। और इन मानी बाई और जहांगीर का एक बेटा होता है जिसका नाम खुर्रम या शाहजहां रखा गया। पुत्र खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां शाहजहां कहा गया। ठीक है, तो आमेर के शासक थे भारमल, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। और
जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह थे, जिन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई राजा सूर सिंह। कौन बनते हैं नेक्स्ट शासक? सवाई राजा सूर सिंह बनते हैं। इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी बताओ? सवाई राजा सूर सिंह शासक बने। और इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है आपका 1595 से 1619 तक। 1595 से 1619 तक। अकबर ने इसको जो है वो सवाई की उपाधि दी। अकबर ने जो है वो 1604 में, अकबर ने 1604 में सवाई की उपाधि दी, है ना। ये उपाधियों के चक्कर में तो अपने जो राजपूत शासक है वो मुगलों के अधीन और फिर अंग्रेजों के अधीन होते गए थे, ठीक है। इनको अकबर ने 2000 मनसब, जहांगीर ने 3 और 5000 मनसब दिया। अकबर ने इनको मनसब 2000 दिया, 2000 मनसब, और बाद में जो है वो जहांगीर ने इनको 3000 और फिर 5000 जो है वो मनसबदार यानी मनसब दिया इनको, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप। इसके बाद महाराजा गज सिंह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? गज सिंह। महाराजा गज सिंह। गज सिंह का जो शासनकाल रहा है वो कब से रहा है? 1619 से लेकर 1638 तक। यहां से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखते हैं अभी। देखिए, वो सिवाना में हमने पहले पढ़ लिया है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार आक्रमण किया था। उसको अभी मारवाड़ में नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो सिवाना में पढ़ चुके हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं हम वो बात आपको। जोधपुर में सिरों पाव भेजे गए। जहांगीर ने क्या किया? गज सिंह को शासक बनाया और जहांगीर ने सिरों पाव भेजे और 1619 में बहारनपुर में इनका टीके की रस्म जो है वो की। ये भी क्या थे? मुगलों के अधीन थे। जहांगीर ने क्या दिया इनको? सिरों पाव दिया। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जहांगीर ने सिरों पाव भेजे और 1619 में बुरहानपुर में टीके की रस्म की। राज तिलक, टीका किसे कहते हैं? राज तिलक, राज तिलक कहते हैं इसको। टीके की रस्म पूर्ण की, यानी बुरहानपुर में इनको जो है वो जोधपुर का शासक बनाया गया, वहां पर उनकी रस्म पूरी की। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, सिरों पाव क्या है? सिरों पाव होता है गिफ्ट या भेंट। क्या होता है? भेंट होता है ना, या पुरस्कार या नजराना, कोई भी नाम ले लो आप। क्वेश्चन पूछा जाता है मारवाड़ का सबसे बड़ा सिरों पाव कौन सा है? कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, हाथी सिरों पाव। कौन सा है? हाथी सिरों पाव। इस हाथी सिरों पाव में जो गिफ्ट मिलते हैं वो कौन कौन से गिफ्ट होते हैं? हाथी सिरों पाव के अंदर क्या क्या मिलता है? हाथी सिरों पाव जब किसी को गिफ्ट में दिया जाता है, यानी एक तरीके का ये गिफ्ट है, नजराना है, तो इसमें हाथी होते हैं गिफ्ट के अंदर, और गले में पहनने की कंठी होती है सोने और मोतियों की बनी हुई। इसके अलावा जो है वो इसमें दुसाला और सिर पेच होते हैं।
दुसाला, सिर पेच, सिर पर पहनने की पगड़ी होती है ये, और दुपट्टा, दुपट्टा होता है इसमें, दुपट्टा। इसके अलावा जो है इसमें पेची मंदिल होती है, पेच मंदिल, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हीन खाब और फूलगिरी होती है, हीन खाब व फूलगिरी। ये कुछ सामान होता है जो कि हाथी सिरोपाव जब किसी को दिया जाता है तो ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाराजा गज सिंह का शासनकाल। और खुर्रम ने इनको जो है वो 5,000 जात और 4,000 मनसब दिया था, 4,000 सवार का मनसब दिया था। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज्यादा ये हाथी सिरोपाव वाला पूछा जाता है। सबसे बड़ा जो तोहफा है वो क्या है? हाथी सिरोपाव है। ठीक है, इसके बाद गज सिंह जो है, गज सिंह ने भी अपनी रीत को निभाया। गज सिंह ने भी अपने बड़े बेटे को शासक नहीं बनाया, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, वैसी वाली बात थी यहां पर भी, कि जैसे पीछे चला आ रहा था ना वैसे ही। तो यही तो मैं बता रहा हूं ना, यही तो क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राजस्थान का या मारवाड़ का सबसे बड़ा सिरोपाव कौन सा है? हाथी सिरोपाव। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया। फिर गज सिंह ने क्या किया? अपनी अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अनारा बेगम, ओहो, बेगम के चक्कर में तो मान लो के परिवार ने खत्म करना त्यारा अपना जितना भी शासक आवे। ठीक है, तो रानी कह दियो नहीं कि राजा जी यहाँ करना है, तो राजा जी भी यही करता, चाहे बैग चक्कर में अपनो पूरा जो है वो साम्राज्य खत्म हो जाओ, चाहे आप कहेंगे गुलाम बन जाओ। लेकिन हमेशा याद रखना, मैं ये भी मानता हूं कि अपनी पत्नी का, माँ का, बहन का, सबका कहना मानना चाहिए। लेकिन जब बात आती है नैतिकता की, तो नैतिकता में यह नहीं कि आपको आपकी पत्नी ये कह दे कोई अनैतिक कार्य और आप उसको मान लो। अगर मांग नैतिक है तो आप उसको बिल्कुल माने, लेकिन अगर मांग अनैतिक है, जैसे मान लो आपकी शादी के बाद आपकी पत्नी कैसे आनो, मेरे पास तो काम को नहीं हो खेत को, खेत तो चल जाओगा, बाढ़ मेर गए, और मैं घरे बर्तन और भांडार, आंगा बूढ़िया बूढ़िया की सेवा, और सार दिन कदी आना पानी जलाओ और कदी रोटी जलाओ, मैं तो थारे सागे ही चालूंगी। और आप भी ऐसे, हाँ कोई बात नहीं दावड़ी, तो मेरे सागे चाल गए। तो फिर आपके माता पिता ने आपको क्यों जन्म दिया है? बताओ, आपके माता पिता ने क्यों जन्म दिया है? इसलिए दिया कि आपको पाल पोस के बड़ा करे, आपके सारे खर्चे उठाएं, आपका विवाह करे, और जब विवाह हो जाए तो आप अपनी पत्नी के साथ उनको दुखों में छोड़कर चले जाएं। तब आप अपनी पत्नी को यह कहना कि देखो, मेरे माता पिता ने बड़ा संघर्ष किया है और आज हम नौकरी लगे हैं। आप कुछ समय जब तक अपने छोटे भाई का विवाह नहीं हो जाए, या तो अपन चलेंगे तो पूरा परिवार चलेंगे, माता पिता को भी साथ लेके चलेंगे, वरना तुम यहीं रहो, मैनेज करो, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, ये नहीं कि पत्नी ने कह दिया साणु मैं थरसागे चलूंगी, और माता पिता ने छोड़ गए, बेचारा ने बूढ़ा ने थे ले गए, पत्नी ने फैमिली फौजी के बनाकर चाल पड़ो, तो ये अनैतिक मांग है। और अगर ऐसी अनैतिक मांगों को आप पालन करोगे, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया, उनके बच्चों ने भी उनके साथ वैसा, ठीक उससे 2 गुना व्यवहार किया है। जिसने अपने माता पिता के साथ अच्छा, अगर मैं अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं आज, तो मेरे बच्चे 2 गुना अच्छा व्यवहार मेरे साथ करेंगे। आज मैं अगर अपने माता पिता को दुख दूंगा, कष्ट दूंगा, तो ये 100% मान के चलिए कि उसका 2 गुना आपको मिलेगा। तो अनैतिक मांग को कभी मत मानो, चाहे वो मां की हो, चाहे वो पत्नी की हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड की हो, चाहे वो बहन की हो, किसी की भी क्यों ना हो। अगर मांग अनैतिक है तो उसको कभी नहीं मानना, ये हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि जब जब भी किसी राजा ने अनैतिक मांग को माना, तब तब उस परिवार का विखंडन हुआ,
चाहे आप मेवाड़ का इतिहास देख लीजिए, चाहे आप मारवाड़ का इतिहास देख लीजिए। ठीक है, तो चलो आगे लिखो। अंगारा बेगम के कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। अंगारा बेगम के कहने पर छोटे पुत्र, छोटे बेटे जसवंत सिंह को शासक बना दिया। और ये वही जसवंत सिंह हैं जो मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में बीच में आ जाता है हार कर, और इसकी पत्नी थी हाड़ी रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। हाड़ी रानी का मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो युद्ध के मैदान में शहीद हो जाएगा या वो जीत के आएगा। जो हार के आए और हार के वापस दुर्ग में आ जाए, मैं दरवाजा ना खोलूं और सारी आपकी दासियां ने कह दियो दासियों आप सती होने की तैयारी करो, सती होंगे हम, मन नहीं सो पति कौन सी वे देखो युद्ध से भाग के आ जाए, युद्ध से जो हार के आ जाए, ऐसे पति की मुझे आवश्यकता नहीं। दरवाजे नहीं खोले। बाद में इसकी मां ने समझाया कि बेटी अब आ गयो तो आ गयो, तेरो सुहाग है, पड़ंदे मरीलिए ने दर्द में ईशो ये हो तो गए। दुर्ग दरवाजा बुढ़ा चिपड़ा के खुलाया और फिर उसने दरवाजे खोले। तो ये भी इतिहास के अंदर है कि हाँ, इतिहास में ऐसी वीरांगनाएं हुई है कि पति का मोह नहीं, अगर पति युद्ध से भाग आया है, युद्ध में हार के आ गया है, तो जाने दो उसको, कोई पति की जरूरत नहीं है। या तो जीत के आते या वहां पर शहीद हो जाते, इससे अच्छा क्या हो जाते, शहीद हो जाते। अब देखो जो बेटा छोटा था उसको तो जोधपुर का शासक बनाया, ठीक है, और बड़े पुत्र को कहां का बनाया, बड़े बेटे को लिखो, ऐसे लिखो, बड़े बेटे कौन थे इनके, बड़े बेटे अमर सिंह को कहां का शासक बताया, बताओ जल्दी से, नागौर का शासक बनाया, नागौर का शासक बनाया। ये अमर सिंह वही है जिसने बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के साथ मतीरे की राड़ की थी। ठीक है, ये अमर सिंह वही हैं जिन्होंने बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ मतीरे की राड़ की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। कल पढ़ेंगे, कल अपन मारवाड़ का पूरा इतिहास कंप्लीट कर देंगे। कल अपन किनको पढ़ेंगे, अमर सिंह को पढ़ेंगे। अमर सिंह राठौड़ के बाद अपन जसवंत सिंह को पढ़ेंगे। जसवंत सिंह के बाद अपन जो है वो जसवंत सिंह, थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, इनके बाद हम पृथ्वी सिंह को पढ़ेंगे। पृथ्वी सिंह के बाद अजीत सिंह को पढ़ेंगे और अजीत सिंह के बाद दुर्गादास राठौड़ जो कि राठौड़ों की यूलिसेस कहलाए, इनको पढ़ेंगे। राजपुताने का गेरी बांडी इनको कहा जाता है, गेरी बांडी, अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे अभय सिंह को और अभय सिंह के बाद मान सिंह को और मान सिंह के बाद जसवंत द्वितीय को, हनुमंत सिंह को, और हनुमंत सिंह एकीकरण के समय शासक थे। और ये कल टॉपिक पूरा हो जाएगा। कल मैं पहले लिखे लेके आ जाऊंगा ताकि कल ये टॉपिक अपन पूरा कर दे। कल मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो पूरा हो जाएगा और उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और परसों से अपन जो है वो बीकानेर का बड़ा इतिहास है नहीं, तो बीकानेर का 2 दिनों में बीकानेर का पूरा कर देंगे। फिर क्या बचेगा, बीकानेर के बाद बस एक बचेगा आमेर का शासन और छोटा सा पार्ट बचेगा भाटी शासक है ना, यदुवंशी या भाटी शासक, और एक छोटा सा पार्ट बचेगा भरतपुर का जाट वंश। तो लगभग मान के चलो कि कल के बाद आपका 10 दिन का टॉपिक और बचेगा। तो टारगेट है कि आज तारीख 15 है, तो 15 तारीख है तो अपन इसी महीने में ये टॉपिक हो जाएगा, तो इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए इसके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 12 बजे, जहां आज हम राजस्थान की लोक कला की चर्चा करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति में किसकी चर्चा करेंगे, लोक कला की। 3 बजे आज चर्चा करेंगे अपन जो है वो राजस्थान
रीट L1 L2 दोनों में ही एक सब्जेक्ट आता है आपका शैक्षिक परिदृश्य। तो शैक्षिक परिदृश्यों की चर्चा करेंगे 3 बजे, रात को 9 बजे SST की चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।